पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे रेस्पायरेशन का। तो रेस्पायरेशन में हम लोग चर्चा किए थे रेस्पायरेशन का। तो रेस्पायरेशन में आपको बताया गया था कि रेस्पायरेशन है क्या, श्वसन है क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल इस प्रोसेस नोन एज रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन में मैंने आपको बताया था कि तीन प्रकार के रेस्पायरेशन दो तरह का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन, और दूसरा आपका है एनएरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक एनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पायरेशन। तो एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन दो तरह के श्वसन की प्रक्रिया है। एक को कहते हैं ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, और दूसरे को कहते हैं अनऑक्सी श्वसन। अब श्वसन की जब बात हो गई तो श्वसन में एक ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनऑक्सी श्वसन। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि श्वसन की दो प्रकार का होता है। दोनों प्रकार के श्वसन की प्रक्रिया में तीन प्रोसेस शामिल होते हैं। पहला मैंने आपसे चर्चा किया था ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा था क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, और तीसरा जो प्रोसेस था वो था आपका फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। तो हम लोग पिछली क्लास में ग्लाइकोलाइसिस के विषय में पढ़ चुके हैं, और उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारा दूसरा जो प्रोसेस आता है वो है आपका क्रेब्स साइकिल। तो एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दो प्रोसेस जब मिलते हैं तो इस तरह का जो श्वसन होता है इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन। इसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ऑक्सी श्वसन। और दूसरा जो ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन मिलते हैं, दो प्रक्रियाएं मिलती हैं, तो इसको कहते हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन, एनएरोबिक रेस्पायरेशन। इसको कहते हैं अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन। तो अब हम लोग ऑक्सी श्वसन के विषय में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने ग्लाइकोलाइसिस के विषय में आपको बताया था, ग्लाइकोलाइसिस हो चुका है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो क्रेब्स साइकिल होगा। तो अब क्रेब्स साइकिल के विषय में हम लोग देख लेते हैं। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जब मैंने बताया था तो आपको मैं बताया था कि 8 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप 8 एटीपी बनता है। और ग्लाइकोलाइसिस का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है आपका लास्ट प्रोडक्ट जो है वो है आपका पायरुविक एसिड। ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक एसिड बनते थे। तो ये बात याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप 8 एटीपी बनते हैं, क्योंकि हमें अभी बताना है कि ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप कितनी ऊर्जा मुक्त होती है और कितने एटीपी बनते हैं। तो ऑक्सी श्वसन में दो प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी उत्पन्न होते हैं, और उसके बाद क्रेब्स साइकिल के विषय में हम लोग अब देखते हैं। क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले शुरुआत होता है क्रेब्स साइकिल का, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से ही क्रेब्स साइकिल चलता है। पहले हम लोग शुरू करते हैं ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है उसका रिएक्टेंट है ग्लूकोज, और ये ग्लाइकोलाइसिस द्वारा आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने बताया था कि पायरुविक एसिड बनता है। तो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पायरुविक एसिड बनाता है, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड बनाता है। उसके बाद फैट जो है, फैट एसिटिल कोएंजाइम ए की उपस्थिति में, एसिटिल कोएंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके
एसिटिल कोएंजाइम और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिल करके फैट एसिटिल कोएंजाइम और ऑक्सैलो फैट से एसिटिल कोएंजाइम बनता है और एसिटिल कोएंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है वह साइट्रिक एसिड में बदल जाता है, वह बना लेता है साइट्रिक एसिड। और ये साइट्रिक एसिड जो होता है यह बनाता है, यहां से पायरुविक एसिड जो होता है एसिटिल कोएंजाइम से मिलता है। यह साइट्रिक एसिड जो है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, जो साइट्रिक एसिड है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यह बना लेता है ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। यह ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड जो होता है पुनः डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करके अल्फा ग्लूटेरिक एसिड बनाता है। अल्फा ग्लूटेरिक एसिड बनाता है। यह अल्फा ग्लूटेरिक एसिड जो होता है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 को मुक्त करता है। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, हाइड्रोजन आयन को भी मुक्त करता है और बनाता है सक्सिनिक एसिड बनाता है। यह सक्सिनिक एसिड फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, यह सक्सिनिक एसिड फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में FADH2 बनाते हुए हाइड्रोजन FADH2 बनाते हुए 2 ATP को मुक्त करता है। 2 ATP को मुक्त करता है। इसके बाद फ्यूमरिक एसिड बनता है फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। फ्यूमरिक एसिड बनता है, ये एंजाइम है, फ्यूमरेज एंजाइम है। फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में बनता है फ्यूमरिक एसिड बनता है और यह फ्यूमरिक एसिड जल के अणु को देकर, जल का अणु इससे जुड़कर मैलिक एसिड बना लेता है, मैलिक एसिड। और यह मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयन को मुक्त करते हुए, हाइड्रोजन आयन जो मुक्त होता है वह NaDH2 बनाता है और NaDH2 से 3 ATP बनता है। इसके बाद साइट्रिक एसिड जो है उससे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता हुआ हाइड्रोजन आयन इससे भी मुक्त होता है। ये NaDH2 बनाते हुए 3 ATP को मुक्त करता है, 3 ATP। और यहां जो साइट्रिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिड बना है वह भी
2 हाइड्रोजन आयन को देते हुए NADH2 बनाता है और यहां भी 3 ATP बनते हैं, 3 ATP बनते हैं। और उसके बाद फ्यूमरिक एसिड से जब मैलिक एसिड बनता है, जल का अणु मिलता है, यह भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1 ATP बनाता है। तो इस तरह से आपके 3, 6, 9, 3, 12 और उसके बाद जब अल्फा ग्लूटेरिक एसिड बना था, अल्फा ग्लूटेरिक एसिड, उसके बाद अल्फा ग्लूटेरिक एसिड से जब सक्सेनिक एसिड बना तो वहां भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। हाइड्रोजन आयन जो है वह NADH2 बनाते हुए 3 ATP बनाता है। इस तरह से हमने देखा कि कुल क्रेब्स साइकिल में 38 ATP, पूरा क्रेब्स साइकिल में 15 ATP बनते हैं, 15 ATP बनते हैं। 3 यहाँ 3, 6, 9, 9, 2, 11, 1, 12, 12, 3, 15। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं क्रेब्स साइकिल। यह आपका क्रेब्स साइकिल है। एक बार फिर से इसको हम बता देते हैं। क्रेब्स साइकिल ये फुल क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। क्रेब्स साइकिल या तो ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल, और कभी कभी दोनों पूछता है ऑक्सी शोषण, तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों प्रोसेस को आपको बताना पड़ेगा। तो यहां पर देख लीजिए, कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि क्रेब्स साइकिल जो है, क्रेब्स साइकिल में कुल 15 ATP बने हैं। ध्यान से समझिएगा, ये 15 ATP बने और ये पूरा साइकिल आपके सामने यहां बना हुआ है। अब ये 15 ATP क्रेब्स साइकिल में बना है और उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस में मैंने आपको बताया था, ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP बने थे, 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस में बने थे। 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस में बना, 15 ATP क्रेब्स साइकिल में बना और 15 ATP क्रेब्स साइकिल में बना और 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस में बना। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब ग्लाइकोलाइसिस में हमारा जो ग्लूकोज था, ग्लाइकोलाइसिस का जो ग्लूकोज था वो रिएक्टेंट था और जो प्रोडक्ट बना था वो पायरुविक एसिड था, और एक ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड के 2 अणु बने थे। तो अगर हम क्रेब्स साइकिल चलाना चाह रहे हैं, क्रेब्स साइकिल यदि हम चलाना चाह रहे हैं तो एक पायरुविक एसिड से एक क्रेब्स साइकिल चलेगा। तो यहां पर पायरुविक एसिड 2 ठो बना था ग्लाइकोलाइसिस में, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 क्रेब्स साइकिल चलेगा। तो आप लोग भली प्रकार जान रहे हैं कि क्रेब्स साइकिल में 15 ATP बन रहा है तो 2 क्रेब्स साइकिल चलेगी, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड था और ग्लाइकोलाइसिस में जब 2 पायरुविक एसिड था तो 2 पायरुविक एसिड से 2 क्रेब्स साइकिल चलेगी, और एक क्रेब्स साइकिल में 15 ATP बन रहा है तो 2 क्रेब्स साइकिल चलेगी, तो 30 ATP बनेंगे। यानी क्रेब्स साइकिल में कुल यहां पर 2 क्रेब्स साइकिल चल रही है। एक क्रेब्स साइकिल का मैंने ये डायग्राम दिया है, सर्कुलर डायग्राम। तो यहां पर 15 ATP बन रहा है तो 2 क्रेब्स साइकिल चलेगी तो 30 ATP बनेगा। और इससे पहले मैंने अभी आपको बताया कि ग्लाइकोलाइसिस, वो ऑक्सीशोषण का जो प्रोसेस है उसमें 2 प्रक्रियाएं शामिल हैं, आपका ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP बने हैं, यहां पर मैंने लिखा है, देख लीजिए। ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP बने हैं, क्रेब्स साइकिल में 15 ATP, तो एक पायरुविक एसिड से एक क्रेब्स साइकिल चलेगा। 2 क्रेब्स साइकिल यहां चलेगी, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड बना था तो क्रेब्स साइकिल में 15 दूना 30 ATP बनेगा। 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस से ले लेंगे, कुल मिला के 38 ATP हो जाएंगे। इसका मतलब यह क्लियर हो गया कि ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप, एरोबिक रेस्पिरेशन के फलस्वरूप, जिसमें 2 प्रक्रियाएं शामिल हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल को अगर मिला दिया जाए तो कुल 38 ATP बन रहे हैं, कुल 38 ATP बन रहे हैं।
38 ATP। तो यह आपको जानना है कि ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप कुल कितने ATP बने, 38 ATP बने। और ATP जो है ऊर्जा का स्रोत है। ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप 38 ATP बने हैं। तो हमें यही अब आपको बताना था कि क्रेब्स साइकिल में कितने ATP बन रहे हैं। तो क्रेब्स साइकिल में 15 ATP, 2 क्रेब्स साइकिल जलेगी 30, 8 ग्लाइकोलाइसिस में कुल 38 ATP बने हैं। तो ये क्रेब्स साइकिल आपके सामने दिखाया गया है। इसमें फैट जो है एसिटिल कोएंजाइम और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ यह मिल करके साइट्रिक एसिड बनाता है। यह साइट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनाता है और इधर से ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप पायरुविक एसिड बनाते हुए पुनः यहाँ पर यह साइकिल चलती रहती है, एसिटिल कोएंजाइम के पास आता है। अब ये जो ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड है, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हुए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अल्फा ग्लूटेरिक एसिड बनाता है। और ये अल्फा ग्लूटेरिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हुए हाइड्रोजन आयन से NADH2 बनाता है और 3 ATP मुक्त करता है। इसी तरह सक्सिनिक अल्फा ग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनिक एसिड बन जाता है। सक्सिनिक एसिड फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में या फिर DH2 बनाता है, 2 ATP बनाता है और सक्सिनिक एसिड से पुनः फ्यूमरिक एसिड बनता है। फ्यूमरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1 ATP बनाता है। जल के अणु फ्यूमरिक एसिड पुनः जल के अणु को अवशोषित करके मैलिक एसिड बनाता है। मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन यानी DH2 बनाता हुआ 3 ATP बनाता है। और यह जो मैलिक एसिड है वह ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना लेता है। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप 15 ATP बनते हैं और ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप कुल 38 ATP बनते हैं। इस तरह से ये आपका आज पूरा क्लियर हो गया। ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन में 2 प्रक्रियाएं मैंने आपको बताया था। ऑक्सी श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, और ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल ये दोनों हो गया, दोनों प्रोसेस। और मैंने आपको समझा दिया कि ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP और एक क्रेब्स साइकिल, एक पायरुविक एसिड से एक क्रेब्स साइकिल चलेगी तो 15 ATP और 2 जब क्रेब्स साइकिल चलेगी 30 और ग्लाइकोलाइसिस में 8, कुल मिला के ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप 38 ATP बनता है। अब अगली क्लास में हम लोग अनऑक्सी श्वसन के विषय में पढ़ेंगे।